फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मेड क्वांटा। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया यूनिट फ्रॉम ह्यूमन फिजियोलॉजी, दैट इज़ लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो जो बेसिकली जो चैप्टर का नेम है मूवमेंट एंड लोकोमोशन, उससे हमें क्या समझ में आता है कि मूवमेंट इज़ बेसिकली व्हाट। अगर हम हमारे बॉडी पार्ट्स में किस किस चीज़ों को मूव करते हैं, जैसे हम लिम्स को मूव कर सकते हैं, हैंड्स को, लिम्स में क्या क्या आएगा, हाथ आ गए, पैर आ गए। हम हमारे जॉ का मूवमेंट करते हैं, जॉ को आगे करते हैं प्रोट्रैक्शन, जॉ को पीछे करते हैं रिट्रैक्शन। ठीक है, आईलेट्स का मूवमेंट करते हैं हम, कभी बंद करते हैं कभी क्लोज करते हैं, एक रिफ्रैक्टरी सा मूवमेंट होता है आईलिड्स का। टंग का मूवमेंट होता है खाते टाइम, बोलते टाइम। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स जो कि हम एग्जिबिट करते हैं। अब हमने ये बात कर ली ह्यूमन के मूवमेंट्स के। अब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर जो एनिमल्स में जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं, वो भी मूवमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो अमीबा होता है वो अपने स्यूडोपोडिया के थ्रू मूवमेंट शो करता है, एक अमीबॉइड मूवमेंट। ठीक है, उसके बाद हम फ्लैजुलर मूवमेंट्स देख सकते हैं, हाइड्रा में हम मूवमेंट देखते हैं, हम पैरामीशियम में मूवमेंट देखते हैं थ्रू सीलिया, हाइड्रा में थ्रू फ्लैजुला। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ मूवमेंट्स जो कि हम या फिर हमारे से जो इन्फीरियर ऑर्गेनिजम्स है वो शो करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनमें भी हमको एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑब्जर्व करने को मिलता है, लाइक बेंडिंग ऑफ प्लांट टुवर्ड्स द साइड ऑफ सनलाइट। तो वो भी तो एक काइंड का मूवमेंट है ही, दो वो अपनी एक जगह पे स्टिल है पर फिर भी उनमें मूवमेंट तो शो होता ही है किसी ना किसी प्लांट के पार्ट में। अब अगर हम ये कहें कि अनलाइक एनिमल्स, जो प्लांट्स होते हैं ना, वो मूवमेंट तो शो कर सकते हैं पर उनमें लोकोमोशन पॉसिबल नहीं है। तो फिर क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो मूवमेंट और जो लोकोमोशन है, इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है। तो अब वो हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ मूवमेंट? मूवमेंट इज एनी चेंज इन पोजीशन ऑफ वन और मोर बॉडी पार्ट्स इज कॉल्ड मूवमेंट। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, किस किस का दिया, मैंने आपको जॉ का दिया, ठीक है, लिम्ब का दिया, टंग का दिया। तो जैसे हमने अगर हैंड रेस करा तो हमारी हैंड का जो पोजीशन है वो चेंज हुआ, ठीक है, पर हम हमारी पोजीशन पे स्टिल थे। अगर कोई प्लांट है और वो अगर उसकी जो बेंडिंग हो रही है उसके ब्रांच की टूवर्ड्स दी सनलाइट, ठीक है, सो दिस बेंडिंग ऑफ दिस प्लांट इज नोन एज मूवमेंट। ये हम फर्दर पढ़ेंगे जब हम प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स एग्जिबिटेड बाय प्लांट एंड देयर पार्ट्स। सो नाउ मूविंग टू लोकोमोशन। अब लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन जो होता है वो हमारी वॉलेंट्री प्रोसेस है, मतलब हम हमारी इच्छा से खड़े हो सकते हैं, बैठ सकते हैं और एक जगह से किसी दूसरी जगह पे मूव कर सकते हैं। ठीक है, लोकोमोशन में जितने भी लोकोमोटरी काइंड ऑफ मूवमेंट्स होते हैं वो होते हैं जैसे वॉकिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग। So these are kind of locomotory movements. So now coming to definition of locomotion. Locomotion is a voluntary process which results in change in place or location. मतलब जो लोकोमोशन होता है ना उसमें आप किसी एक प्लेस से उठ के किसी दूसरे प्लेस पे जाएंगे, बेसिकली कुछ डिस्प्लेसमेंट आएगा। पर जो मूवमेंट होता है वो किसी एक प्लेस पे बैठे बैठे भी हो सकता है, बिकॉज इसमें आपका जो इंटायर बॉडी है वो मूव नहीं करता, इसमें आपका कोई ना कोई बॉडी पार्ट मूव करता है। इसलिए जो प्लांट्स होते हैं उनमें मूवमेंट होता है, जबकि जो एनिमल्स होते हैं उनमें मूवमेंट और लोकोमोशन दोनों हो सकता है। अब इस लाइन पे प्लीज़ 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 फोकस करना, बिकॉज ये एक एनसीईआरटी की लाइन है एज इट इज़, और ये असर्शन एंड रीज़न में जब एम्स के एग्जाम में एआर पूछे जाते थे तब बहुत फ्रीक्वेंटली पूछी जाती थी। ठीक है, अब तो नहीं पूछी जाती पर येस स्टिल ये एमसीक्यू में आ सकती है बिकॉज इट इज़ स्ट्रेट फ्रॉम एनसीईआरटी। एनसीईआरटी स्टेट्स दैट all movements are not locomotion but all locomotion are movements। ये चीज़ मैं आपको दिखा भी सकती हूँ एनसीईआरटी में। सो अगर हम एनसीईआरटी को खोलें और एनसीईआरटी की ये वाली लाइन पढ़ें, लेट मी जूम इन, सो यू कैन रीड इट हेयर कि all locomotions are movements but all movements are not locomotion। इसी सेंटेंस को बार बार चेंज कर करके अलग अलग पैटर्न बना के लिख दिया जाता है और आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना कि जब भी लोकोमोशन होगा तो ऑटोमेटिकली लोकोमोशन के साथ मूवमेंट तो होगा ही होगा, पर ये ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे
पर ये ज़रूरी नहीं है कि जो सारे मूवमेंट्स हो वो लोकोमोशन में रिजल्ट करे ही करे। पर ये कंपलसरी फैक्ट है कि जब भी हम लोकोमोट करेंगे तो लोकोमोशन तभी पॉसिबल है जब किसी प्रकार का या किसी टाइप का जो मूवमेंट है वो हमारी किसी ना किसी बॉडी पार्ट में स्टिमुलेट होगा। फाइन। अब जो लोकोमोशन होता है इट इज़ कैरीड आउट बाय कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स ऑफ 3 सिस्टम्स। ये भी एक एनसीईआरटी की लाइन है, सो प्लीज़ रीड इट आउट क्लियरफुली। अब ये जो 3 सिस्टम्स होते हैं जिनके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स की वजह से हम लोकोमोशन कर पाते हैं, वो 3 सिस्टम्स कौन कौन से हैं? नेमली दीज 3 सिस्टम्स आर मस्कुलर सिस्टम, बिकॉज मसल्स आर इन्वॉल्व इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। उसके बाद स्केलेटल सिस्टम, बोन्स तो इन्वॉल्व होगी ही होगी, और न्यूरल सिस्टम, बिकॉज बोन्स और मसल्स की वर्किंग के लिए एक पर्टिकुलर स्टिमुलस आना भी ज़रूरी है। तो जो न्यूरल सिस्टम होता है वो स्टिमुलस देता है, और उसके बाद जो बोन्स और जो मसल्स होती हैं वो कोई पर्टिकुलर मूवमेंट या फिर लोकोमोशन रिजल्ट इन करते हैं। बिकॉज ये तो क्या करेंगे, पहले ये तो क्या ये इन बोन और मसल्स अपने कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से एक लोकोमोशन करेंगे, और लोकोमोशन विल रिजल्ट इन मूवमेंट ऑफ बॉडी अल्टीमेटली। ठीक है, I hope this slide is clear to all of you. And now moving to next slide. अब जो ह्यूमन बॉडी है उसमें जो मूवमेंट्स होते हैं ना वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन मस्कुलर मूवमेंट और दूसरा होता है मस्कुलर मूवमेंट। नॉन मस्कुलर मूवमेंट तो होता है मतलब जिसमें मसल्स आर नॉट इन्वॉल्व्ड, और जो मस्कुलर मूवमेंट होता है इसमें मसल्स इन्वॉल्व होती है। अब नॉन मस्कुलर मूवमेंट कैसा होगा? नॉन मस्कुलर मूवमेंट भी होते हैं हमारी बॉडी में एट वेरी माइक्रो लेवल्स। फॉर एग्जांपल, पहली बात तो जो नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है अमीबॉइड मूवमेंट, एक होता है सीलियरी मूवमेंट, और एक होता है फ्लैजुलर मूवमेंट। अब अमीबॉइड मूवमेंट हमको कहाँ पे देखने को मिलता है? जो अमीबॉइड मूवमेंट होता है ना वो टेक प्लेस करता है विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया। अब स्यूडोपोडिया फॉर्मेशन किस में होता है? पहली बात तो मैक्रोफेजेस में होता है। ठीक है, मैक्रोफेजेस आर द सेल्स जो कि सेल डेब्रीज को खाती है या फिर ईट करती है, डिस्ट्रॉय करती है। मतलब हमारे सेल में जितनी भी सेल डेब्रीज होती है या वेस्ट होता है उसके डिस्पोजल के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? मैक्रोफेजेस। ठीक है, अब और जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं दीज आर द काइंड ऑफ ब्लड सेल्स। न्यूट्रोफिल्स को हम क्या बोलते हैं? PMNL। PMNL का मतलब है पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स। पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स का मतलब ये है कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ना उनका जो न्यूक्लियस होता है ना वो डिफरेंटली लोब्ड होता है। इट कुड बी बाइलोब्ड, इट कुड बी ट्राइलोब्ड, इट कुड बी क्वाड्रालोब्ड। ठीक है, ऐसे ऐसे डिफरेंट न्यूक्लियस के शेप्स मतलब डिस्प्ले करती है जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं। पॉली का मतलब मैनी, मॉर्फो का मतलब स्ट्रक्चर, मतलब बेसिकली न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर ही तो चेंज हो रहा है ना, और न्यूक्लियर का मतलब न्यूक्लियस, एंड ल्यूकोसाइट्स WBCs। ठीक है, नाउ कम्स टू सीलियरी मूवमेंट। तो अमीबॉइड मूवमेंट में हमने देखा कि अमीबॉइड मूवमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्यूडोपोडिया, और वो कहाँ पे ऑब्जर्व होता है? मैक्रोफेजेस एंड न्यूट्रोफिल्स में। ठीक है, अब मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स में भी कैसे होता है? देखो, अमीबॉइड मूवमेंट में क्या होता है कि जैसे ये सेल है और ये इसका प्रोटोप्लाज्म है। प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या है? प्रोटोप्लाज्म का मतलब है प्रोटोप्लाज्म इज इक्वल्स टू न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। अब ये जो है जो इसका प्रोटोप्लाज्म है इन सेल्स का, मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स का, ये एक स्ट्रीमिंग मूवमेंट शो करता है। ठीक है, तो वो जो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है प्रोटोप्लाज्म का, उसकी वजह से इनमें एक अमीबॉइड मूवमेंट स्टिमुलेट होता है। स्ट्रीमिंग मूवमेंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म।
ठीक है। अब अगर बात करें हम सीलियरी मूवमेंट की, तो सीलियरी मूवमेंट उन स्ट्रक्चर्स में होगा जहाँ पे सीलिया प्रेजेंट है, ठीक है। और बेसिकली जो हमारे ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें सीलिया प्रेजेंट होता है। सीलिया बेसिकली क्या होता है, सीलिएटेड एपिथीलियम होती है। जैसे मान लो कॉलुमिनार सेल्स है, ठीक है, विथ बेसल न्यूक्लियस, और इनके जो फ्री एपिकल सरफेस होता है इन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, सीलिया। अब ऐसे स्ट्रक्चर्स, वैसे हम एपिथीलियम पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगी, बट ऐसे जो सेल्स होते हैं, ऐसी जो सीलिएटेड एपिथीलियम होती है वो कहाँ प्रेजेंट होती है, इन ट्रेकिया और इन ओविडक्ट या फेलोपियन ट्यूब। अब जो ट्रेकिया या ओविडक्ट होती है उनमें सीलिएटेड एपिथीलियम होती है और सीलियरी मूवमेंट होता है, ठीक है। तो अब इनमें अगर सीलियरी मूवमेंट होता है ना, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। अब जो ट्रेकिया है वो ट्यूब्यूलर लाइक स्ट्रक्चर है, और ट्रेकिया इज इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन। अब क्या होता है, जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स और जो फॉरेन पैथोजेंस होते हैं वो भी हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर देते हैं। तो जो ट्रेकिया में जो ये सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर एंट्रैपिंग दीज डस्ट पार्टिकल्स, ठीक है। और जो ओविडक्ट होता है उसमें इन सीलिएटेड जो सीलिएटेड एपिथीलियम है या फिर जो सीलिया है, उसका ये काम होता है कि जो ओवा होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जो ओवा होता है ना, उसका जो मूवमेंट होता है वो फैसिलिटेट करते हैं सीलिया, ठीक है। तो जो सीलियरी मूवमेंट होता है उसके हेल्प से जो ओवा होता है फ्रॉम ओवरी, ये मूव करता है थ्रू फेलोपियन ट्यूब, एंड ये फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे, ठीक है। तो एम्पुलरी स्टमक जंक्शन तक आने के लिए फ्रॉम ओवरी, ओवा को कौन हेल्प करता है, दीज सीलिया, विद द हेल्प ऑफ सीलियरी मूवमेंट। अब फ्लैजुलर मूवमेंट कहाँ ऑब्जर्व करने को मिलता है, फ्लैजुलर मूवमेंट ऑब्जर्व करने को मिलता है इन टेल और फ्लैजुला ऑफ स्पर्म। सो बिफोर लाइक आफ्टर कॉइटस, जो स्पर्म होता है जब वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में ऊपर चढ़ रहा होता है ना, तो उस टाइम जो स्पर्म का जो मूवमेंट है वो फैसिलिटेट करते हैं फ्लैजुला, फ्लैजुला या फिर जो स्पर्म टेल होती है वो। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ नॉन मस्कुलर मूवमेंट्स, बिकॉज यहाँ पे मसल इन्वॉल्व नहीं थी, रादर क्या क्या इन्वॉल्व था, इधर फ्लैजुला इन्वॉल्व था, इधर सीलिया इन्वॉल्व था, और इधर प्रोटोप्लाज्म इन्वॉल्व था। I hope the non-muscular movements is clear to all of you. So now moving to next slide. Now come to muscular movements. अब जो muscular movements होते हैं they are carried out by contraction of muscles. ठीक है। सो इसमें तो ये मस्कुलर मूवमेंट पे ही पूरा चैप्टर बेस्ड है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सॉरी, पेज थोड़ा ऊपर था। इसको ही मस्कुलर मूवमेंट से हम पूरे इंटायर चैप्टर में पढ़ेंगे, तो अभी मैं इसको यहाँ पे बस मैंने ब्रीफली आपको बता दिया। और अब हम कुछ बेसिक टर्म्स को समझते हैं जो कि इस चैप्टर को हमें और ज़्यादा समझने में मदद करेंगे, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू आइसोटोनिक मसल कंट्रैक्शन एंड आइसोमेट्रिक मसल कंट्रैक्शन। अब जो मसल कंट्रैक्शन होते हैं फॉर द मूवमेंट एंड लोकोमोशन, वो दो टाइप्स के हैं। अब इन दोनों वर्ड से हमें क्या समझ में आता है, इन दोनों वर्ड्स का जो डेफिनेशन है वो इनके जो इनका जो मीनिंग है वो इनमें खुद में ही छिपा हुआ है। आइसो का मतलब होता है सेम, ठीक है। मेट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। यहाँ पे हम किस चीज़ को मेजर कर रहे हैं, हम यहाँ पे मेजर करते हैं लेंथ ऑफ द मसल फाइबर, ठीक है। और टोनिक का मतलब होता है टोनिसिटी, ठीक है, या फिर टेंशन, कि उसमें कितना खिंचाव है। टेंशन का मिलते हैं जैसे खिंचाव बोलते हैं ना, कि उसमें कितना मतलब खिंच रहा है वो चीज़ कितनी। तो अगर हम आइसोमेट्रिक मसल कंट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो मसल का जो लेंथ है ना वो तो सेम रहेगा, क्योंकि मेट्रिक है और आइसो है, इसका मतलब सेम लेंथ है, ठीक है। बट जो टेंशन होता है वो चेंज कर जाती है। और ऐसी चीज़ हम कहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, जब हम किसी हैवी ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करते हैं। लाइक एक बकेट है, एक बाल्टी है जो पानी से भरी हुई है, जब आप उसको उठाते हो, पहली बात तो आप उसको उठा रहे हो अगेंस्ट द ग्रेविटी। ये कोई बकेट है, ठीक है, इसको आप उठा रहे हो, पहली बात तो ग्रेविटी नीचे लग रही है और आप फोर्स ऊपर लगा रहे हो और इसको उठाने की कोशिश कर रहे हो। जब आप इसको उठा रहे हो तो जब
उस टाइम में, उस कंडीशन में या उस सिचुएशन में जो आपकी मसल्स होती है वो आइसोमेट्रिक कंडीशन में होती है। ठीक है। अब आइसोटोनिक मसल कंट्रैक्शन क्या होता है? जब टेंशन ऑफ मसल फाइबर्स सेम रहता है। ठीक है। यहाँ पे जो था, यहाँ पे टेंशन सेम नहीं था, बिकॉज आपका जो टेंशन था मसल फाइबर्स में वो डिपेंड कर रहा था कि इसका बकेट में जो वाटर है उसमें कितना वेट है। जबकि जो आइसोटोनिक मसल कंट्रैक्शन होता है ना, उसमें टेंशन जो होती है मसल फाइबर्स की वो सेम रहती है, पर जो लेंथ होती है मसल फाइबर की वो चेंज होती है। और मोस्ट ऑफ द मसल कंट्रैक्शन में यही ऑब्जर्व करते हैं। जब हम फर्दर मैं आपको बताऊंगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल कंट्रैक्शन, तब हम आइसोटोनिसिटी ऑफ मसल डिस्कस करेंगे। आई होप आपको एक छोटा सा आइडिया लग गया होगा आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक मसल कंट्रैक्शन का। फाइन। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। अब व्हाट इज मसल फेटीग? फेटीग का अगर हम लिटरल मीनिंग पूछे तो मतलब थकान। ठीक है, टायर्डनेस। अब मसल में क्या होता है कि जब हम एक्सेस ऑफ काम करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं अपने मसल से, तो हमारी मसल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, पर स्टिल रेस्पिरेशन तो होता है। तो उस टाइम में क्या होता है, जो रेस्पिरेशन होता है वो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, उसको हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। अब एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है तो हमें पता है ऑलरेडी कि, अगर नहीं पता तो मैं बाद में बता दूंगी जब हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है कि जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होता है उनका ऑक्सीडेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, देन इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड। अब जो लैक्टिक एसिड जो बन रहा है ना, वो डिपॉजिट हो जाता है हमारे मसल में, और फिर वो करता है कॉज क्रैम्प्स, या तो वो क्रैम्प्स कॉज करता है इन एक्सट्रीम कंडीशन, या फिर पेन तो करता ही करता है। ठीक है। तो और उसको हम बोलते हैं मसल फेटीग। ठीक है। और जो ये मसल फेटीग क्यों होती है, इसके कई रीजंस है। जैसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने लिखा हुआ है, हम उसको डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया कि जो मसल फेटीग होती है, हम स्केलेटल मसल्स को स्टिमुलेट करें अगेन एंड अगेन। हम बहुत सारा काम कर रहे हैं हमारे मसल्स के थ्रू, तो हमारी जो मसल्स हैं, मसल फाइबर्स हैं, वो बार बार स्टिमुलेट हो रहे हैं। अब जैसे हम बार बार उनको स्टिमुलेट कर रहे हैं ना, तो वो अपनी एक्साइटेबिलिटी एंड कंट्रैक्टिलिटी, जो मसल फाइबर्स की दो प्रॉपर्टीज़ है कि एक तो वो एक्साइट होती है। एक्साइट होने का मतलब ये है कि जब हम उनको पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड का कोई स्टिमुलस देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई मसल फाइबर के लिए स्टिमुलस है -70 मिलीवोल्ट, तो वो कंट्रैक्शन शो करेगी। अगर आप इससे कम का कितना भी आप उसको स्टिमुलस दे दो, वो कंट्रैक्शन शो नहीं करेगी। ठीक है। और कंट्रैक्शन शो करेगी क्यों? जब हम उसको एक्साइट करेंगे। एक्साइट करने का मतलब एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस देंगे। ठीक है। तो हमने स्केलेटन मसल्स को स्टिमुलेट करा बार बार, उसके कारण उन्होंने अपनी लूज कर दी एक्साइटेबिलिटी एंड कंट्रैक्टिलिटी, क्योंकि एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया, और फाइनली उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया। रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया मतलब मसल फेटीग हो गया। ये जो इनेबिलिटी होती है मसल फाइबर्स की टू फर्दर रिस्पॉन्ड या वर्क, दिस इज नोन एज मसल फेटीग। ठीक है। अब इसके कॉज क्या होते हैं? कॉज क्या क्या हो सकते हैं इसके? पहली बात तो इनएडिक्वेट रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस फ्रॉम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे जब मैं आपको बताऊंगी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ मसल, तो वहाँ पे हम ये डिस्कस करेंगे, तब आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। बेसिकली क्या होता है कि जैसे कोई न्यूरॉन है और ये मसल है। ठीक है। तो ये एनएमजे होता है, यहाँ पे एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जिसको बोलते हैं हम एसिटाइल कोलिन। ठीक है। जब एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है इन न्यूरॉन से, तो वो एसिटाइल कोलिन आके इन रिसेप्टर्स पे बाइंड कर देता है। ये रिसेप्टर्स की बाइंडिंग के कारण क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम जो सोडियम चैनल्स होते हैं, कैल्शियम नहीं सोडियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, और यहाँ पे जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना, ये सोडियम चैनल्स एक ओपन होने की वजह से एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस क्रिएट हो जाता है। ठीक है। तो वो स्टिमुलस क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स रिलीज होते हैं, और वो कैल्शियम चैनल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं
थ्रू वेरियस प्रोसेसेस जो अपन आने वाले वीडियो में देखेंगे, ये मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। डोंट वरी अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, दिस इज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैंने केवल इस चैप्टर का थ्योरी पोर्शन कवर करा है, एक्सप्लेनेटरी पोर्शन हम नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे कैल्शियम रिलीज नहीं होता तो मसल फाइबर्स जो होते हैं वो मसल फेटीग में चले जाते हैं, ठीक है। दूसरा जो रीज़न है वो ये है कि अक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, जो मैंने अभी आपको बताया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जो वो एनारोबिक ऑक्सीजन होता है उसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, लैक्टेट या लैक्टिक एसिड, जो कि डिपॉजिट हो जाता है हमारे मसल्स में और फिर वो क्रिएट करता है पेन, फेटीग एंड क्रैम्प्स, ठीक है। उसके बाद एक रीज़न और होता है और वो रीज़न ये है कि डिप्लीशन ऑफ एनर्जी सोर्स हो जाए। जैसे हम मसल है उसको अपनी एनर्जी के लिए, ये मसल है उसको अपनी एनर्जी के लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ना, रॉ प्रोडक्ट तो जिस पे वो एक्ट करेगा। तो मान लो मसल के पास ग्लाइकोजन भी नहीं है, उसके पास क्रिएटिनिन फॉस्फेट भी नहीं है, जो कि क्या है, एनर्जी करेंसी ऑफ मसल, ठीक है। तो अगर ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं तो फिर वो रिस्पायर कैसे करेगा, वो एटीपी फॉर्मेशन कैसे करेगा। तो ये सब चीज़ें भी मसल फेटीग को स्टिमुलेट करती है, बिकॉज उसको ये सारा जो प्रोसेस है कैल्शियम रिलीज का, सोडियम रिलीज का, रिसेप्टर का, मतलब रिसेप्टर फॉर्मेशन का, या फिर जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है उसको एक्सेप्ट करने का, इस सब को करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। तो अगर एनर्जी ही नहीं है तो फिर वो कैसे ये सब प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। आई होप आपको मसल फेटीग समझ में आ गया होगा। तो हम वापस चलते हैं हमारे प्रीवियस स्लाइड्स पे, जो बाकी पॉइंट्स वहाँ पे रह गए थे पहले उनको डिस्कस करते हैं। जैसे एक जो पॉइंट हमारा रह गया था स्लाइड पे वो था ऑक्सीजन डेप्थ। अब आप पूछेंगे कि ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है। तो ऑक्सीजन डेप्थ क्या होता है कि एट टाइम्स क्या होता है कि जो हमारा ऑक्सीजन शॉर्टेज हो जाता है सेल्स में। जैसे अगर हम बेसिकली कई बार क्या होता है कि जो प्लेन्स के लोग हैं वो माउंटेन्स पे गए, ठीक है, तो वहाँ पे उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन का इनटेक नहीं होता, बिकॉज वहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है वो कम होता है, ठीक है। और वो अभी वहाँ पे एकदम से गए हैं तो आरबीसी भी डेवलप नहीं हो सकते, तो ऑक्सीजन की जो सप्लाई होती है टू बॉडी सेल्स वो कम हो जाती है। और उस टाइम में क्या होता है कि जिस सेल को जो ऑक्सीजन कम पड़ रहा है वो अपने एडजेसेंट सेल से ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करते हैं या फिर उससे ले लेते हैं, ठीक है। और तो उसी फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन डेप्थ। और ये बेसिकली बहुत सारी कंडीशंस में हो सकती है, लाइक मैसिव एक्सरसाइज कर रहा है कोई, जिम कर रहा है, या फिर बच्चों में तो कम होता है पर मैसिव एक्सरसाइज के टाइम होगा पहली बात तो। दूसरे टाइम ये माउंटेन सिकनेस की वजह से भी दिख सकता है। तो ऑक्सीजन डेप्थ पे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बस एक टॉपिक था इसमें मसल में और लोकोमोशन में रिगार्डिंग मसल्स, तो मैंने बता दिया आप लोगों को। नाउ मूविंग टू राइगर मॉर्टिस। अब राइगर मॉर्टिस क्या होता है। राइगर मॉर्टिस अगर हम सिंपल भाषा में बोलें कि अगर कोई इंसान मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके मरने के 10 मिनट से लेके 3 या 4 घंटे तक उसकी जो बॉडी होती है वो स्टिफ होने लग जाती है। और उस सिचुएशन को, उस स्टिफनेस को या उस सिचुएशन को हम बोलते हैं राइगर मॉर्टिस। अब आप पूछेंगे कि राइगर मॉर्टिस क्यों होता है, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि आफ्टर डेथ एक्सट्रीम रिजिडिटी ऑफ बॉडी अकर्स। इट स्टार्ट्स फ्रॉम फेस, मतलब फेस से स्टार्ट करेगी, उसके बाद पूरी बॉडी रिजिड होगी। सबसे पहले फेस रिजिड होता है, ठीक है। अब 10 मिनट से लेके 3 आवर्स तक, 3 आवर ऑफ डेथ तक राइगर मॉर्टिस हमको ऑब्जर्व करने को मिलता है, ठीक है। अब जो राइगर मॉर्टिस है ये होता है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एटीपी एंड फॉस्फोक्रिएटिन। जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो एटीपी और जो फॉस्फोक्रिएटिन होते हैं ये मसल के लिए करेंसी सोर्स है, ठीक है, एनर्जी करेंसी है। तो अब जैसे कोई इंसान मर गया तो उसके जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो भी ख़त्म हो गए, वो भी अब दोबारा नॉर्मल वर्क नहीं कर रहे, वो भी बंद हो चुके हैं। तो जो एटीपी और जो फॉस्फोक्रिएटिन थे उनका फॉर्मेशन भी नहीं हो रहा है, ना ही वो अवेलेबल है फर्दर किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस को कैरी ऑन करने के लिए। तो जो बॉडी के जो सेल्स होते हैं वो स्टिफ होना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है।
ये नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने एक्सप्लेन करा हुआ है, वहाँ से भी एक बार पढ़ लेते हैं, उसको वापस प्रीवियस स्लाइड पे आएंगे। तो अब यहाँ पे मैंने राइगर मॉर्टिस के बारे में लिखा है, रिजिडिटी ऑफ मसल्स आफ्टर डेथ, ठीक है, इट बिगिंस 3 to 4 आफ्टर डेथ। ये टाइम वेरी कर सकता है, बट हाँ 10 मिनट मतलब बेसिकली 10-20 मिनट से लेके 4 घंटे तक कभी भी आप राइगर मॉर्टिस ऑब्जर्व कर सकते हैं। क्यों होता है ये मैंने अभी आपको बोला ही, ड्यू टू सडन डिप्लीशन ऑफ एनर्जी सोर्सेज, मेनली एटीपी, बिकॉज एटीपी अब अवेलेबल नहीं है टू कैरी आउट द न्यू मेटाबॉलिक प्रोसेसेस, ठीक है। Thus, muscle remains in a persistent contraction phase for several hours. अब मसल क्या थी, जब इंसान मरा ना तो वो कंट्रैक्टेड स्टेट में ही थी मसल फाइबर्स, और वो कंट्रैक्टेड स्टेट में ही रह गए, क्योंकि रिलैक्स होने के लिए अगेन हमको एटीपी चाहिए, तो उसका हाइड्रोलिसिस होगा, फिर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा, फिर वो अगेन रिलैक्स स्टेट में जाएगी, पर ऐसा नहीं हो पाया बिकॉज एनर्जी तो अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसीजर है ये मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में कि कैसे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और कैसे मसल्स रिलैक्स होते हैं। फाइन, आई होप राइगर मॉर्टिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हमने मसल फेटीग पढ़ लिया, राइगर मॉर्टिस पढ़ लिया और ऑक्सीजन डेप्थ पढ़ लिया, ठीक है। ये हमारे कुछ बेसिक टर्म्स थे जो कि आने चाहिए। सो वी आर डन विद दीज। सो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड नंबर 7। अब एनर्जी सोर्स फॉर मसल कंट्रैक्शन क्या होता है ये भी देख लेते हैं। एनर्जी सोर्स फॉर मसल कंट्रैक्शन होती है एटीपी प्लस क्रिएटिन। अब इनका फॉर्मेशन कैसे होता है, इनका फॉर्मेशन होता है जब एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है। वाटर का यूज़ होने का मतलब है कि एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो रहा है, ठीक है। कहाँ पे, मायोसिन फाइबर में। जो मायोसिन हेड होता है ना, इसमें एक एटीपी बाइंडिंग साइट होती है और दूसरी एक्टिन बाइंडिंग साइट होती है। तो इस मायोसिन हेड में एटीपी का हाइड्रोलिसिस होता है, तो वो रिजल्ट करती है इन द फॉर्मेशन ऑफ एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्लस सब एनर्जी, ठीक है। और एटीपीएज एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। फाइन, अब ये जो एडीपी का फॉर्मेशन हुआ ये फॉस्फोक्रिएटिन के साथ कंबाइन करती है। अब जो फॉस्फोक्रिएटिन के पास जो फॉस्फोरस था, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस, वो इस एडीपी के साथ कंबाइन कर जाता है और क्या बना देता है, एटीपी। और ये जो क्रिएटिन है ये रिलीज कर देता है। तो एटीपी और क्रिएटिन दोनों ही एनर्जी सोर्स है फॉर मसल। और राइगर मॉर्टिस में मैंने आपको यही बताया था कि जब कोई इंसान मर गया तो ना उसके पास एटीपी है ना उसके पास क्रिएटिन है। तो जब उसके पास दोनों ही चीज़ें नहीं है तो ये जो ऊपर वाला प्रोसेस है ये वापस नहीं हो पाएगा, ठीक है। और ये ऊपर वाला प्रोसेस वापस नहीं हो पाएगा तो मसल्स रिलैक्स नहीं हो पाएगी, नया एनर्जी नहीं बन पाएगा और हेंस जो मसल्स है वो स्टिफ स्टेट में चली जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ मूविंग टू ऑल और नन प्रिंसिपल। अब ये जो ऑल और नन प्रिंसिपल है ये कहता है, पहले अपन इसका डेफिनेशन पढ़ लेते हैं फिर मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बताती हूँ, ठीक है। क्योंकि डेफिनेशन से हो सकता है आप लोगों में से कुछ को थोड़ा कुछ समझ में आ जाए। All or none principle defines that a minimal strength of a stimulus required to cause the contraction of muscle fiber which brings about maximal contraction, and there is no further increase in contraction by increase in the strength of stimulus. तो ऑल और नन प्रिंसिपल ये स्टेट करता है कि फॉर एग्जांपल अगर ये कोई मसल है और अगर हमको इसको स्टिमुलेट करना है, स्टिमुलेट का मतलब हमें इसको कंट्रैक्ट कराना है, तो हमें एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस का स्ट्रोक इसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस मसल को -70 मिली वोल्ट का वोल्टेज चाहिए फॉर स्टिमुलेटिंग इटसेल्फ टू कंट्रैक्ट, तो हमें ये प्रोवाइड कराना पड़ेगा। अगर हम -70 मिली वोल्ट का नहीं प्रोवाइड करा के अगर हम इससे कम का, फॉर एग्जांपल अगर -65 मिली वोल्ट की भी अगर हम 2 स्टिमुलस प्रोवाइड करा रहे हैं इस मसल को, स्टिल ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। पर अगर हमने इसको -70 मिली वोल्ट या उससे ऊपर का जो थ्रेशोल्ड स्टिमुलस है वो इसे प्रोवाइड करा दिया तो ये मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्ट कर देगी, ठीक है। यहाँ पे हमने यही लिखा है, इट ब्रिंग्स अबाउट मैक्सिमल कॉन्ट्रैक्शन एंड देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन कॉन्ट्रैक्शन बाय इंक्रीज इन द स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस। इसका मतलब ये है कि
जो मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन का जो एबिलिटी है, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ, मसल कॉन्ट्रैक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ स्टिम्युलस। मतलब अगर हम इसको थ्रेशोल्ड स्टिमुलस प्रोवाइड कराते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इट इज़ अनअवेयर ऑफ द फैक्ट, मतलब इसको कोई लेना देना नहीं है कि स्ट्रेंथ ऑफ स्टिमुलस क्या है। अगर हम इसको पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस प्रोवाइड कराते हैं देन इट विल कॉन्ट्रैक्ट, और अगर हम नहीं कराते हैं तो ये कोई रिस्पॉन्स नहीं देगी। ठीक है, या तो ये रिस्पॉन्स देगी या फिर रिस्पॉन्स नहीं देगी। कोई बीच वाली बात नहीं होती है कि थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर देगी या थोड़ा सा नहीं करेगी, या तो होगी कॉन्ट्रैक्ट या फिर बिल्कुल नहीं होगी। और यही ऑल और नन प्रिंसिपल कहता है। इसमें से क्वेश्चन एक आधी बार आया है इसलिए मैंने ये मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो बाकी जो जनरल टॉपिक्स हैं हम वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे कोरी साइकिल और बाकी जो बच्चे हुए रेड मसल फाइबर और वाइट मसल फाइबर का डिफरेंशिएट एक्सेट्रा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।